हे जय हिंद एवरीवन कमल दिस साइड। तो गाइज़ आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे जो हमारी पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है उसी का दूसरा पार्ट होएगा आज। तो उसमें हमने सीडीएस के जो 2012 वाला अप्रैल वाला पेपर था ना उसके सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। तो आज हम बात करेंगे 2012 वाले पेपर की, जिसमें सेकंड पेपर होता है ना सितंबर वाला, उसके सारे क्वेश्चंस देखते हैं जितने भी पॉलिटी में आए हुए हैं, ठीक है? तो चलो पहला वाला क्वेश्चन उठाते हैं, सीधे बात करते हैं क्वेश्चन की, बिना फालतू बकवास किए। टाइम वैसे ही नहीं है, एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है? द रिट ऑफ प्रोहिबिशन इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट। प्रोहिबिशन से रिलेटेड स्टेटमेंट पूछ रहा है कि कौन-सा ठीक है, ठीक है? जो रिट होती है बेसिकली प्रोविज़न 5 रिट्स होती हैं ना तुम्हारी, तो उसी से रिलेटेड एक रिट होती है प्रोविज़न, उसी के बारे में पूछ रहा है। टू प्रिवेंट एन इंफीरियर कोर्ट और ट्राइब्यूनल फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिडिक्शन और एक्टिंग कंट्ररी टू द रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, टू एन इंफीरियर कोर्ट और बॉडी एक्सरसाइजिंग जुडिशियल क्वासी जुडिशियल फंक्शन टू ट्रांसफर द रिकॉर्ड। भाई साहब ट्रांसफर रिकॉर्ड किसमें होते हैं? ये होते हैं तुम्हारे सर्टियोररी में, है ना? जो सर्टियोररी होती है उसमें। व्हेन इट कैन कॉल अपॉन अ पर्सन टू शो अंडर व्हाट अथॉरिटी। ये नहीं होता भाई, ये होता है तुम्हारा उसमें अंडर व्हाट अथॉरिटी तुम्हारा क्यो वारंटो में, है ना? टू एन अथॉरिटी टू प्रोड्यूस एन इल्लीगल डिटेन्ड पर्सन बिफोर द कोर्ट फॉर ट्रायल। ये भी नहीं होता भैया। ये नहीं होता और ये भी नहीं होता। ये होता है तुम्हारा हैबेयस कॉर्पस में, है ना? तो ये हैबेयस कॉर्पस का स्टेटमेंट है, ये तुम्हारा क्यो वारंटा का स्टेटमेंट है और ये तुम्हारा सर्टियोररी का स्टेटमेंट है। तो एक ही ऑप्शन बचा ये वाला, तो यही आंसर होगा, ठीक है? आओ। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट्स एम्बेडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इनमें से कौन-सा फंडामेंटल राइट नहीं है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में ना हो, है ना? ऐसा कौन-सा नहीं है? तो देखो राइट टू इक्वलिटी तो भाई है, राइट टू फ्रीडम है, तुम कहीं भी मूव कर सकते हो, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, बट राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है जी? राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका बेसिकली सही, है ना? जो तुमसे पूछा है। तो चलो अगले क्वेश्चन पे आओ देखो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू द प्रोसीजर ऑफ द इलेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। स्पीकर जो होते हैं और डेप्यूटी स्पीकर जो होते हैं लोकसभा के, उनके इलेक्शन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है, तुमसे ये पूछ रहा है। तो आओ चलो। द इलेक्शन ऑफ स्पीकर शैल बी हेल्ड ऑन विच डेट एज द प्राइम मिनिस्टर है मे फिक्स। प्राइम मिनिस्टर में फिक्स? भाई साहब ये कहाँ होता है प्राइम मिनिस्टर में फिक्स? प्राइम मिनिस्टर तो किसी की भी डेट फिक्स नहीं करते। ठीक है, तो पहला वाला तो गलत हो गया स्टेटमेंट। दूसरा, द इलेक्शन ऑफ ए डेप्यूटी स्पीकर शैल बी हेल्ड ऑन सच डेट एज द स्पीकर में फिक्स। हाँ भाई, स्पीकर फिक्स करता है। एंड द सेक्रेटरी जनरल शैल सेंड टू एवरी मेंबर नोटिस ऑफ दिस डेट। बिल्कुल ठीक है भाई, दूसरा स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो देखो पहला वाला गलत हो गया, हो सकता है पहले इसी से क्वेश्चन हो जाए। देखो पहले वाले से ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट, ऑल ऑफ दीज एलिमिनेट। अब हमें चेक करना पड़ेगा तीसरा ठीक है या खाली दो सेकंड वाला स्टेटमेंट ही ठीक है। एट एनी टाइम बिफोर नून ऑन द डे प्रीसीडिंग द डेट सो फिक्स्ड। ठीक है भाई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एनी मेंबर में गिव नोटिस इन द राइटिंग ऑफ ए मोशन दैट अनदर मेंबर बी चूजन एज द डेप्यूटी स्पीकर। वेल, ये भी ठीक है भाई, दोनों स्टेटमेंट ठीक है ना? सेकंड और थर्ड, तो ए वाला ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा। आओ अगले पे आओ 31 पे। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया। तुम्हारी फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी नहीं है भाई, पहचान लो खुद यार। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म्स, ये तो है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ये भी है भाई। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी यूनिटी इंटीग्रिटी, ये तो मस्ट है यार। अगर ये नहीं कर रहे हो तो तुम कैसे सपना देख सकते हो डिफेंस फोर्सेस में जाने का, है ना? अगला, टू प्रैक्टिस फैमिली प्लानिंग, अरे ये कहाँ से आया भाई? टू प्रैक्टिस फैमिली प्लानिंग एंड कंट्रोल पॉपुलेशन, ये कोई तुम्हारी वो नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ठीक है? तो ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग रेट लिटरेरी मीन्स यू मे हैव द बॉडी। अभी मैंने बोला था इस पिछले वाले 28 वाले क्वेश्चन में, यू मे हैव द बॉडी। द हैव द बॉडी किसका है? हैवियस कॉर्पस का, है ना? और मेंडेमस का क्या होता है? मेंडेमस का होता है वी कमांड, है ना? इसका मतलब जो होता है। क्यू वारंटो का वाई व्हाट अथॉरिटी, और सर्टियोररी का टू बी सर्टिफाइड, है ना? तो ये मैं सारी चीज़ें बता दी हैं, बोल दे रहा हूँ, तुम लिख लेना। टू बी सर्टिफाइड, हैवियस कॉर्पस का होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, मेंडेमस का वी कमांड, और क्यू वारंटो का तुम्हारा बेसिकली वाई व्हाट अथॉरिटी, है ना? आ जाओ अगले पे। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकमेंडेशन ऑफ द सरकार या कमीशन ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर इन ए स्टेट। तो बेसिकली जो अपॉइंटमेंट होता है गवर्नर का, उससे रिलेटेड कौन सा रिकमेंडेशन नहीं था तुम्हारे सरकार या जो कमीशन आया था उसका, है ना? ही मस्ट नॉट हैव बीन पार्टिसिपेटेड इन एक्टिव पॉलिटिक्स एटलीस्ट फॉर सम टाइम बिफोर हर अपॉइंटमेंट एज ए गवर्नर। ठीक है भैया ये तो।
द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मे बी कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट इज सेलेक्टिंग ए गवर्नर। चीफ जस्टिस कंसल्ट करेगा? ऐसा कभी पढ़ा है भाई? चीफ जस्टिस कंसल्ट करेगा और तुम्हारे प्रेसिडेंट से गवर्नर को अपॉइंट करने के लिए? ना भाई, प्रेसिडेंट कंसल्ट करते हैं गवर्नर को अपॉइंट करने के लिए। दूसरा ऑप्शन गलत हो, खत्म आंसर। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना। आओ आगे आओ। Which among the following statement about the functionary of political parties in a democracy is not correct? पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड कौन सा ठीक नहीं है? पॉलिटिकल पार्टीज गिव पॉलिटिकल एजुकेशन टू द पीपल। लो जी लो, खत्म। कभी तुम्हें दिया किसी पॉलिटिकल पार्टी ने पॉलिटिकल एजुकेशन आगे? नहीं, खत्म। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं यार, कैसे क्वेश्चन आते हैं। आओ आगे आओ। 35th, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व्ड फॉर एससी और एसटी। देखो, एससी और एसटी के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कौन सी डिटरमाइन है, कौन सी डिलिमिट है, वो चीज़ है कौन डिसाइड करेगा? सिंपल सी बात है ना, डिलिमिटेशन कमीशन डिसाइड करेगा। तो काफ़ी इलेक्शन कमीशन रखा है और पहले तो इलेक्शन कमीशन नहीं करता है ना, तो ये याद रखना। डिलिमिटेशन कमीशन होता है बेसिकली, तो वही करेगा, डिलिमिट वही करेगा इनकी जो सीट्स, कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट्स हैं बेसिकली। आओ, लोक अदालत भाई इंपॉर्टेंट है यार, सीडीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है क्वेश्चन कई बार। तो देखो, लोक अदालत को समझ लो, ठीक है। अ, पूछ रहा है लोक अदालत से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो लोक अदालत हैव ज्यूरिडिक्शन टू सेटल द मैटर एट प्री लिटिगेट स्टेट एंड नॉट दोज मैटर पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट। ठीक है जी। लोक अदालत कैन डील विद मैटर्स विच आर सिविल एंड नॉट क्रिमिनल इन नेचर। ठीक है। लोक अदालत हैज नॉट बीन गिवन एनी स्टेट्यूटरी स्टेटस सो फार। No appeal lies in civil court against the order of the लोक अदालत। चलो एक बार और देखते हैं इसको। लोक अदालत हैव द jurisdiction टू सेटल द मैटर एट प्री लिटिगेशन। एक मिनट रुकना गाइस। कहाँ गया क्वेश्चन? अच्छा ये रहा। आओ। अरे यार एक मिनट, वो ना एक प्रॉब्लम आ गई थी। चलो कोई नहीं, स्टार्ट करो। विद रेफरेंस टू द लोक अदालत, लोक अदालत से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट इनमें से ठीक है? लोक अदालत हैव द ज्यूरिडिक्शन टू सेटल द मैटर प्री लिटिगेट स्टेज एंड नॉट दोज मैटर पेंडिंग बिफोर द एनी कोर्ट। भाई नहीं है, नॉट नहीं आएगा यहाँ पे, है ना। ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया तुम्हारा। आगे आओ। लोक अदालत कैन डील विद मैटर्स विच आर सिविल एंड नॉट क्रिमिनल इन नेचर। ये ठीक है भाई। लोक अदालत जो होती हैं वो डील करती हैं सिर्फ सिविल मैटर से, ना कि क्रिमिनल मैटर्स से। ठीक है, तो ये एक ही ऑप्शन है, सही है। बाकी आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है यार। आओ। 37, which among the following provisions of the Constitution of India is or are fulfilled by the National Social Assistant Program launched by the government? देखो, एक नेशनल एक नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम था जो लॉन्च किया था बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो वो बेसिकली किससे रिलेट करता था, है ना। अब देखो यार, ये तुम्हें पता नहीं होगा, है ना, स्टेटिक है थोड़ा, तो इसमें क्या करना है, फंडामेंटल राइट से नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटीज से नहीं है। ये बेसिकली डील करता है तुम्हारी डीपीएसपी से, है ना। तो ये तुम याद भी रख सकते हो, नेशनल सोशल असिस्टेंट जो प्रोग्राम था वो डील करता है तुम्हारा फंडामेंटल राइट से भी नहीं करता, ड्यूटी से भी नहीं करता, सिर्फ डीपीएसपी से करता है। तो ओनली थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट है, इन्हें देखो भाई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो तुम्हें 2012 में दिख रहा है, उसके बाद भी कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है। इन इंडिया ओनली टू यूटीज हैव लेजिस्लेटिव असेंबली। तो देखो, प्रेजेंट ये क्वेश्चन 2012 का है यार, प्रेजेंट में तो चेंज हो चुका है ना सारी चीज़ें यार, 12 साल तो हो ही गई। तो देखो, दो यूटी नहीं है, अब तीन यूटी है ना। लेकिन हमको इसको उसी के हिसाब से करेंगे तो मैं आंसर बता दूंगा। लेकिन प्रेजेंट में तीन यूटीज हैं जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है। कौन कौन सी? दिल्ली, दूसरी पुडुचेरी, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना। पहली दिल्ली, दूसरी पुडुचेरी, और तीसरी है तुम्हारी जे एंड के, जम्मू कश्मीर, है ना। तो अब ये तीन तुम्हारी बेसिकली यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है। तो याद रखना। तो अगर हम आज के हिसाब से करेंगे ना,
तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, लेकिन उस टाइम के हिसाब से देखें तो पहला वाला स्टेटमेंट ठीक है, जब 2012 में ये क्वेश्चन आया था। मिज़ोरम, नागालैंड, मेघालय ऑल द 3 नॉर्थर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव ओनली 1 सीट इन लोकसभा। देखो भाई, मिज़ोरम में 1 सीट है, ठीक है, मान लिया हमने। और नागालैंड में भी लोकसभा की 1 सीट है, मान लिया हमने। लेकिन भाई मेघालय में 1 सीट नहीं है, मेघालय में राज्यसभा की लोकसभा की 2 सीट है। तो ये याद रखना है ना, तो दूसरा वाला स्टेटमेंट तो गलत है ही। है ना? पहले भी गलत था वो, अब भी आज भी गलत है, 2024 में, 2012 में भी गलत था। तो उसके हिसाब से देखें तो क पिछले वाले के हिसाब से 2012 के हिसाब से तो इसका आंसर 1 होगा। लेकिन अगर प्रेज़ेंट टाइम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर लगाओगे तो नाइदर 1 और 2, है ना? क्योंकि ये 2 यूनियन टेरिटरी नहीं है, अब 3 हो चुके हैं जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है। क्योंकि यूटी जे-एंड-के भी है, वो भी तो यूटी बन गया ना अब। आओ। राइट टू इन्फॉर्मेशन मीन्स, राइट टू इन्फॉर्मेशंस में क्या-क्या आता है? अब ये भी तुम्हें नहीं पता होगा, है ना? तो तुम चुपचाप लिख लो बस। आओ। द राइट टू इन्फॉर्मेशन मीन्स में है क्या, तुम किसी भी डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट कर सकते हो, या फिर तुम जो है किसी भी ऑफिस वॉफिस में जाके वहाँ से फाइल निकलवा सकते हो, फोटोग्राफ्स ले सकते हो फाइल का, या ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन इन द टेप। तो यार ये तुम याद रखना, इसमें दूसरा वाला होता है और ये फोर्थ वाला होता है। तुम टेप से उसमें इन्फॉर्मेशन ले सकते हो और फाइल वाइल निकलवा सकते हो, तो इसका सी वाला होगा, ठीक है। आओ अगला देखते हैं, मैच द फॉलोइंग है भाई, देखो। अब ना इनमें से तुम्हें काफ़ी चीज़ें पता होंगी, कुछ नहीं पता, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में ना अप्रोच लगाई जाती है, देखो कैसे। बेसिकली यार होता क्या है कि देखो, तुम्हें इनमें से कौन-सा पता है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तो पता होगा ना? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तो पता होगा। इसमें क्या आया था, इसमें जो इलेक्शन विलेक्शन का ये आया था, तो डी तुम्हारा करेगा 2 से। अब देखो डी 2 वाले में कौन से, ये ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। ये दोनों ऑप्शन बचे, ठीक है? अब देखो, और कौन-सा पता है? यार तुम्हें ये तो पता होना चाहिए ना कि इंडियन जो काउंसिल एक्ट आया था 1909 में, उसी में तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स आई थी मुस्लिम्स के लिए, अगर तुमने हिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ी है तो भाई। है ना? तो उसी में तो सेपरेट इलेक्टोरेट आई थी मुस्लिम्स के लिए, तो बी में 4th वाला होगा। बी में इसमें 3rd है, इसमें 4th है, तो ये तो गया। तुम्हारा 4th और डी वाला ऑप्शन हो गया, ठीक है? तो ऐसे भी कर सकते हो अगर तुम्हें नहीं पता सारी चीज़ें तो। आओ, अगला देखो, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंटेंट। देखो भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब आया था 1935 में, तब एक वर्ड, कुछ वर्ड्स लिखे थे, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोलते किसको थे? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन किसको बोलते थे? फंडामेंटल राइट्स को, एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ स्टेट को, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट इंडिया एक्ट को? नहीं भाई, डीपीएसपी को। ठीक है, तो डीपीएसपी को 1935 में किस नाम से था उस एक्ट में? द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है? तो वही जो 1950 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो हमने डीपीएसपी के नाम से इनको इधर ले लिया, ठीक है? 1 मिनट दो, इसे मैं पहले हटा दूँ पहले, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्पीकर ऑफ द लोकसभा को हटाने वाला। सिंपल क्वेश्चन बचे हैं यार अब छोटे-छोटे, आ जाओ। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा मे बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय, जो स्पीकर है लोकसभा के वो कैसे हटाते हैं? यार मैं तो बता चुका हूँ, इफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए। ऑप्शन देख लो कौन सा है इफेक्टिव मेजॉरिटी। अ, मेजॉरिटी से हटा देंगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन से? नहीं भाई। A resolution passed by not less than half than the member total membership? No. A resolution passed at least two third? नहीं भाई, ये तो स्पेशल मेजोरिटी है, 2/3 वाली। A resolution passed by majority of all the then member, यहाँ पे then लगा लेना, ठीक है? क्वेश्चन में गलती है थोड़ी सी। ऑल द then member, तो इसे ही बोलते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी, है ना? तो ये डी वाला ऑप्शन होगा इसका सही। आओ जी अगला। व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन ए कॉन्स्टिट्यूशन, रिटेन और अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली डिफरेंस क्या है? पहला, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन इज द फॉर्मल सोर्स ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, ठीक है भाई, फॉर्मल सोर्स होता है बिल्कुल। जो अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो फॉर्मल सोर्स नहीं होता, पहला स्टेटमेंट ठीक है। रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन जो है एंटायरली कोडिफाइड होता है, ठीक है भाई। जो अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो कोडिफाइड नहीं होता, दोनों स्टेटमेंट ठीक है यार, बोथ एंड भी। अब अगले पाओ, द राज्यसभा द स्टेट हैव बीन गिवन सीट्स, राज्यसभा में जो स्टेट्स की सीट अलॉट की जाती हैं वो किस तरीके से की जाती हैं? सिंपल यार, इन अकॉर्डेंस विद देयर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के हिसाब से करते हो ना तुम लोग राज्यसभा की सीट्स अलॉट। आओ, प्रियम्बल इज यूजफुल इन कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन बिकॉज इट यूजेस वैल्यू लोडेड वर्ड्स, वैल्यू लोडेड वर्ड्स होते हैं, लेकिन आगे और देख लेते हैं हम। कंटेन द रियल ऑब्जेक्टिव एंड द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ यही है भाई। रियल ऑब्जेक्टिव्स और जो फिलॉसफी होती है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की, वो दिखाता है प्रियम्बल, ठीक है? आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एट्रीब्यूट ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ इंडियन डेमोक्रेटिक मॉडल? इनमें से कौन सा एक एट्रीब्यूट नहीं है कि इंडियन डेमोक्रेटिक मॉडल जो वो सस्टेनेबल है, उसको कौन सा जो बेसिकली स्टेटमेंट है वो सपोर्ट नहीं कर रहा? तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन सोशल कल्चर पैटर्न, ये तो है भाई। आगे देखो, रेगुलर इलेक्शन इन सेंटर एंड स्टेट्स, ये डेमोक्रेटिक
फीचर्स को शो कर रहा है। स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस विद वाइब्रेंट फेडरल स्ट्रक्चर, ये भी शो कर रहा है। लेकिन क्या एक मेरे को बात बताओ, सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ अगर हो रही है 1990s के बाद में, तो ये कोई डेमोक्रेसी से रिलेटेड है ना? ये नहीं है ना, तो बी वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो बेसिकली ये सारे 2012 के कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने कवर कर लिए 28 से लेके ये तुम्हारे 46 तक। ठीक है जी? तो ये 22 क्वेश्चंस थे जो हमने कवर कर लिए और बाकी अगले पार्ट में हम 2013 के क्वेश्चंस देखेंगे जो पहले वाले पेपर में आए हुए हैं। कोई भी क्वेश्चन का अगर आंसर में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तुम्हें, तो मेरे को पर्सनल मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे जाके, या फिर तुम लोग जो है टेलीग्राम भी जॉइन कर सकते हो क्विज़ के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले पार्ट में, ठीक है? तब तक ध्यान रखो, टाटा, बाय-बाय।